हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक सेमेस्टर हिंदी पेपर 2, जिसका कोर्स टाइटल है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग ध्यान दीजिएगा। खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आपको बता दूं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके एग्जाम में जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बनाकर पूछ लिए जाते हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रहेलिका साहित्य का मुख्य सूत्र बताइए। प्रहेलिका साहित्य के सूत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, वेदों में प्रहेलिका के लिए ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा है, महाभारत में सर्व युधिष्ठिर और यक्ष युधिष्ठिर संवाद को पहेली का आदि रूप मान सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, संस्कृत साहित्य में प्रहेलिकाओं के सुभाषित रत्न भंडागरम में संग्रहित किया गया है। चौथा है, हिंदी साहित्य में सिद्धों, तांत्रिकों और नाथ योगियों की संध्या भाषा और कबीर की उलटवासियाँ इनके प्रतिरूप में देखी जा सकती हैं। पांचवा है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ लोक प्रचलित पहेलियों के स्वभाव, भाषा एवं गुण के अधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहावत एवं लोकोक्तियों में सामान्य अंतर बताइए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहावत और लोकोक्तियों में सामान्य अंतर। पहला पॉइंट है, कहावत किसी भी व्यक्ति द्वारा कही जा सकती है। कहावत जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा कही जा सकती है, जबकि लोकोक्ति कई लोगों के विचारोपरांत यानी कि कई लोगों के विचारों के बाद किसी विद्वान विशेष द्वारा कही जाती है। यह बात और है कि विद्वान विशेष की पहचान जन प्रचलन के कारण लुप्त हो जाती है। दूसरा है, लोकोक्ति सीधे सीधे सरल शब्दों के साथ विलक्षणता का भाव भी रखती है, जबकि कहावतें मुख्यतः विलक्षणता लिए हुए होती है। तीसरा है, कहावत का आधार दृष्टांत, घटना, परिस्थिति होती है, जबकि लोकोक्तियों में नीति अधिक प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संस्कार विषयक लोकगीत कौन से होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संस्कार विषयक गीत जो किस प्रकार से है देख सकते हैं। पहला है पुत्र जन्म सोहर, दूसरा है चरुआ गीत, तीसरा है चौके गीत, चौथा है साथी गीत, पांचवा है करोधनी कंधार बांधने की गीत, छठा है मुंडन, सातवां जनेऊ, आठवां है मामा के यहाँ पहली बार जाने की गीत, 9 नंबर है पहली बार बारात में जाने की गीत, 10 है टीका, 11 है विवाह, 12 है विवाहगमन, 13 है तिरागमन एवं कोने की गीत, 14 है समाधियों के आने की गीत, 15 है गोदान देवस्थान पुराण बैठानी कूप खनन गृहरण्य की गीत, 16 नंबर है तीर्थ और गमन आगमन की गीत, 17 है अन्नप्राशन के गीत, 18 है पन्ने की गीत, 19 है औरणी गर्भवती स्त्री विषय, 20 नंबर है माता करने के गीत भेद, 21 है जीवनान, 22 है पच्छर बांधना की खोल, 23 है भागनी या भाव के गीत, साफ काटने का, 24 है मेले के गीत, 25 है धर्मघाट के गीत, 26 है छात्री स्थापना के गीत। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रतिनिधि। पहला है महामारी गीत, दूसरा समय गीत, ऐसे गीत, तीसरा विविध प्रकार के गीत। सबसे पहले देखिए महामारी गीत। महामारी गीत कौन से होते हैं। पहला है बारहमासा, दूसरा है नौता नवरात्र आश्विन, तीसरा है रामनवमी, चौथा है आखाती, पांचवा है दशहरा जेठ आश्विन, छठवां है देवसैनी देव उठान, सातवां है सावन हिंडोला, आठवां है सांची झेंझी हंडी के गीत, 9 नंबर है झांझी बछवा छठ, 15 है मोरछठ, 19 नंबर है नवदुर्गा 16 नंबर है नवदुर्गा, 17 नंबर है गणगौर, 18 है कार्तिक और माघ स्नान के गीत, 19 है टोली, 20 नंबर है अहेरी ओठे कार्तिक की गीत, 21 है कलरिया, 22 है बुझेगा। और दूसरा जो है सामाजिक ऐतिहासिक गीत, तो आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कौन कौन से हैं सामाजिक ऐतिहासिक गीत कौन है। तो यहाँ कैसे होते हैं। पहला है चंद्रावन, दूसरा है बेलावता, तीसरा है ढोला मारू, चौथा है हरदौला, पाँचवा है बाबू के गीत, 6 नंबर है कारस्ते के गीत, 7वां है कुंवर के गीत, 8वां है हीरम, 9 है नगरा, 10 है मन्ना देव, 11 है पंडित मेहतर, 12 है जाहर पीर, 13 है अलरा, 14 है हीलो के गुजरों के गीत और 15 नंबर है कन्हैया, 16 नंबर है सलग सदा वृक्ष, 17 नंबर है गोरा बादल, 18 नंबर है गुलाटी दास, 19 नंबर है घासीराम पटेल, 20 नंबर है
22 नंबर है ओरबाजी, 23 है तेजाजी, 24 है घोड़ाजी, 25 है भैरूजी। और सा है विविध प्रकार के गीत। और जो विविध प्रकार के गीत है इस प्रकार से, पहला है खेत की कहावतें, दूसरा है ऊँट की फसल बोने के गीत, तीसरा है बारी फूलने के गीत, चौथा है जात और चक्के के गीत, 5वां है लावनी, 6 है रसिया, 7 है ख्याल, 8 नंबर है छंद, 9 नंबर है दोहे साथी, 10 है सोठे, 11 है सवैया, 12 भजन, 13 कवित्व, 14 सिंधु, 15 अगोतत्व है। विविध प्रकार के गीत जो दिए गए इनमें से बहुत सारे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे दोहा, साथी, सोठा, सवैया, कवित्व, ये सब कुछ आप पढ़े होंगे। जो आपने नहीं पढ़ा है उसको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा, अपने माइंड में याद कर लीजिएगा, जो है पेपर में लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। लोकगीतों की वैशिष्ट्यता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, लोकगीतों की विशेषताओं को समेटना दुष्कर है, जीवन के अनुभवों का रागात्मक विवेचन है। लोकगीत रस के निर्जर है। लोकगीत स्वतः स्फूर्ति भावोच्छाओं का सहज व सरस अकृत्रिम व संगीतपूर्ण उद्गार है। लोक समाज का रसोदोय है या मनोजन्मा है। इसका रचना स्थल व रचनाकार तीनों ही अज्ञात है। इसका कोई प्रमाणिक मूल पाठ नहीं है। स्थानीय संस्कृति का रंग ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रत्येक अंचल की आत्मा इस लोकगीत की दुनिया में विश्राम लेती है, इसलिए इनमें अपूर्व आनंददायक संप्रेषणीयता है। मौखिक होते हुए भी लोकगीत अच्छे हैं। भाषा की सहज स्वाभाविकता व स्पष्टता इन गीतों का प्राण है। ये रस छंद व अलंकार के बंधनों से बंधा नहीं, बल्कि रस सरिता में मुक्त कल्लोल करने वाली मीन है। गीयता व संगीतात्मकता इसकी रसमयी संप्रेषणीयता की मूल शक्ति है। लोकगीत अज्ञात शत्रु है तथा कालचक्र भी इसके समक्ष नतमस्तक है। समान मानव हृदय का अकाट्य प्रमाण प्रदान करने वाले लोकगीत भाषा व संस्कृति में भले ही भिन्न लगते हों, लेकिन इनकी विषय अनुभूति सार्वजनीन है। यह भारत की सांस्कृतिक एकता के रचनात्मक प्रमाण है जो लोकमानस द्वारा रचित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मुहावरे पर टिप्पणी लिखिए। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, मुहावरे पर टिप्पणी कीजिए। पहला पॉइंट है, अरबी भाषा के शब्द हौर शब्द से उत्पन्न मुहावरा परस्पर वार्तालाप के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दूसरा है, अंग्रेजी में इसे इडियम कहते हैं। तीसरा है, वाग्धारा शब्द भी मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी में एक समानार्थी शब्द रूढ़ भी मिलता है। चौथा पॉइंट है, मुहावरा अपने आप में ऐसा अर्थपूर्ण वाक्यांश है जो अपूर्ण होते हुए भी भाषा शैली को नई शक्ति ऊर्जा देकर अभिव्यक्ति विशेष को जीवंत एवं सजीव बना देता है। क्वेश्चन नंबर 7 लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, स्पष्ट कीजिए। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। केवल क्वेश्चन चाहे अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए या फिर लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, वह जीवन से घनिष्ठता से संबंधित है। लोक साहित्य एक पारिभाषिक शब्द है जो लोक तथा साहित्य से मिलकर बना है। लोक शब्द आरंभिक साहित्य में वेद के साथ मिलता है। लोक वेद की चर्चा भी सुनी जाती है, किंतु वेद में कही गई बात वैदिक और लोक में कही गई बात लौकिक होती है। वेद में कही गई बात वैदिक और लोक में कही गई बात लौकिक होती है। इस प्रकार सारी पौराणिक कथाएं वैदिक और वेद के भिन्न सारी कथाएं लौकिक कहलाएंगी। वास्तव में लोक साहित्य शब्द अंग्रेजी के फोर लिटरेचर का अनुवाद है। समानता प्रयोग में पाश्चात्य प्रणाली की सभ्यता के लिए ऐसे शब्दों जैसे लोकवार्ता, लोक संगीत आदि में इसका अर्थ संकुचित होकर अंचलीय तथा मुख्य धारा से कटे ग्रामीण संस्कृति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लोक मनुष्य का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है, जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। ऐसे लोक की अभिव्यक्ति में जो तत्व मिलते हैं वे लोक तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लोक तत्व के अध्ययन के विविध सोपान बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लोक तत्व की चर्चा करते समय उसके विविध पर्व दिखाई देते हैं। इन रोमानी वैदिक संवादों उर्वशी पुरुरवा में उस साहित्यिक शैली का अवशेष हमें मिलता है जो अनिवार्यता लोक कविता के स्वभाव की थी।
जो संहिताओं की कट्टर धर्मानुष्ठानिक कविता से भिन्न थी, किंतु जो परवर्ती वैदिक युग में मर गई थी। लोक तत्व जीवन व्यापी है और प्रत्येक मानव में उनके जन्म से ही बद्धमूल है। ये उनकी प्रकृति के ही अंग हो गए हैं। लोक तत्व के अध्ययन के सोपान क्रमशः इस प्रकार है। पहला है सभ्यता। सभ्यता विरहित प्रगतिरुद्ध आदिम प्राणियों में अर्थात जंगली जातियों में। दूसरा सभ्यता रहित अनपढ़ ग्रामीण समाज में। तीसरा सभ्यता रहित निरक्षर नगर समाज में। चौथा है अर्ध सभ्य अर्ध शिक्षित नगर समाज में। पांचवा है सभ्य समाज में। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल से प्रचलित लोक शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, वैदिक काल से लोक शब्द प्रचलित है। ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में यह शब्द आया है। वैदिक काल में ही वेद और लोक शब्दावली अपनी अपनी पृथक सत्ता स्पष्ट कर देती है। पाणिनि ने वेद और लोक शब्दों के भिन्न भिन्न स्वरूपों का बोध कराया है। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि नाट्य धर्मी और लोक धर्मी प्रवृत्तियों को भिन्न बताते हुए उनका उल्लेख करते हैं। महाभारत में व्यास जी स्पष्ट कर देते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी लोक ही सारे विश्व को सर्व प्रकार से देखने वाला होता है। प्रत्यक्षदर्शी लोका नाम सर्वदर्शी भवेंद्रा। इसी प्रकार गीता 15 से 18 में भी वेद और लोक का महत्व अलग अलग प्रतिपादित किया गया है। अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रचिता पुरुषोत्तम। भारतीय चिंतन में लोक शब्द के तात्पर्य को संगत रूप से स्पष्ट करने वाला एक अन्य शब्द जन है। जन का प्रयोग अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में देखा जा सकता है। जन्म बिभ्रति बहुआ विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम। यही मानव मात्र की ओर इंगित करने वाला जन शब्द सम्राट अशोक के 7म और 8म शिलालेखों में स्थान पाता है, जहां सम्राट जनपद वासियों से संपर्क करने निकलता है। यह जन उस साम्राज्य के सारे निवासी हैं जो नगर ग्राम आदि में बसते हैं। इन विवेचन से यह निष्कर्ष सहज में ही निकलता है कि लोक और जन का अर्थ सारे निवासियों से है जो कहीं भी बसते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोक रचनाओं के रचनाकार के संबंध में अपना मत दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। लोक रचनाओं का कोई रचनाकार नहीं होकर वह रचना लोक रचित होती है। इस सृजन की ऊहापोह का समाधान भी आवश्यक है। लोक रचना का सृजक कोई समूह नहीं हो सकता। भावोन्माद में आकर कोई सृजक अपनी अनुभूति शब्दों अथवा प्रदर्शन द्वारा व्यक्त करता है। वह अनुभूति स्वाभाविक, सहज और अहेतुकी होने पर लोक समूह द्वारा अपना ली जाती है। तब वह सृजन लोकमानस की अभिव्यक्ति बन जाता है। उनका उत्स व सृजन विस्मृत हो जाते हैं और सारा लोक समुदाय उसे अंगीकार कर एवं पूर्ण रूपेण अपनत्व प्रदान कर सृजक के स्थान पर आ बैठता है। आरंभ में जो व्यक्तिपरक रचना रही थी वो फिर लोकमुख में स्थान पाकर सर्वजनीय बन जाती है। फिर युग प्रवाह में वह रचना बहती रहती है। वाचिक परंपरा के कारण उसके अंग संवर्धन द्वारा पुष्ट होते हैं तो उसके शुष्क अंग टूट भी पड़ते हैं। लोकानुभूति और लोकाभिव्यक्ति के कारण वह रचना सदैव हरी रहती है। अपने इन गुणों के कारण वो इतनी सक्षम होती है कि लोकमानस का अटूट अंग बन जाती है और उसके चिंतन में वह एकाकार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, लोक कथाओं की परंपरा पर प्रकाश डालिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, लोक कथाओं की वैदिक काल से लेकर रामायण व महाभारत काल तक अक्षुण्य परंपरा रही है। रामायण में नारद एवं लवकुश तथा महाभारत में संजय को गाथा गायक कहा जा सकता है। लव और कुश तो समय आने पर अपने पिता के पास चले गए, परंतु गाथा गाने की परंपरा छोड़ दी। लोक गाथा गायन की ये परंपरा आज भी बनी हुई है। गाथा गायक ही लोक गाथाओं के संवाहक रहे हैं। लोक गाथाओं की सजीवता अभी तक है जब तक उनका प्रचलन मौखिक रूप से होता है। लोक गाथा गायकों की एक लंबी परंपरा रही है जिसमें सूत, मात, बंदी, कुशीलो, वैताली, चारण, भाट, जोगी आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोक गाथाएं किस प्रकार लोक संस्कृति को पोषित करती हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए,
लोक गाथाओं में संपूर्ण लोक समाज, रीति रिवाज, संबंध, संस्कार, त्योहार, रूढ़ियाँ, परंपराएं आदि सबका चित्रण रहता है। लोक संस्कृति को लोक गाथाएं पोषित करती हैं एवं उन्हें अपने उदर में समाहित किए रहती हैं। अपने युग की सभ्यता और संस्कृतियों को समय अपनी परतों के तले दबाता हुआ सतत आगे बढ़ता रहता है। संस्कृतियों का यह दबा कुचला शरीर लोक गाथाओं की अंत चेतना बनकर एक युग से दूसरे युग को उसकी परंपरा एवं विकास की सूचना देता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, लोक गाथाओं में निहित धार्मिक एवं नैतिक पक्ष बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, लोक मानव सीधा साधा सहज विश्वास करने वाला होता है। लोक गाथाओं के माध्यम से जो समाज हमारे समक्ष आता है उसमें सभी पक्षों को स्पष्टता देखा जा सकता है। धार्मिक तथा नैतिक भावना तो लोक समाज का प्राण ही है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू धर्म है। हमारे वैदिक ऋषियों ने सामाजिक संरचना के समय धर्म को इस भांति लोक मानव से जोड़ दिया कि संपूर्ण सृष्टि ही धर्ममय हो गई। लोक मानव जिन बातों को, जिन गुण रहस्यों को समझने में सदियों लगा देता, धर्म के नाम पर या इस प्रकार की शिक्षा को उसे पल भर में सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 14, मानव जीवन को अनुशासित करने में लोक साहित्य का महत्व बताइए। इम्पोर्टेंट है। लोक मानव प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास मानता है, उनके प्रति पूज्य भाव रखता है। हमारे यहाँ जो भी कर्म किया जाता है उनकी परख की कसौटी स्वर्ग होता है। व्यक्ति कोई कार्य करने से पूर्व उनके विषय में सोचता है कि इसका फल क्या होगा। इस भय से बुरा काम दूर ही बना रहता है। दूसरा सबसे बड़ा डर नरक का होता है। लोक मानव का हृदय इन्हीं धार्मिक भावनाओं से अनुशासित रहता है। यह अनुशासन उनके अंदर का अनुशासन है जिनका पालन वह आजीवन करता है। लोक गाथाओं में पूजा विधान के अनेक तरीके प्रचलित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, शिव, कृष्ण, इंद्र, हनुमान, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि की स्तुति किए बिना तो लोक गाथा का शुभारंभ ही नहीं होता। लोक गाथा गायक गाथा गाने से पूर्व सुमिरनी गाते हैं। देखिए, सुमरि शारदा के पग धरिए, गुरु अपने के चरण मनाए, भैया गइये जाई खेरे की माता, नाम न जाना तुम्हार, जाई जाई आखरू मैया भूलो, दुर्गा कंठ बैठी लिखित गाऊं। इस प्रकार से जो है गाया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, लोक साहित्य में लोक की अभिव्यक्ति होती है, स्पष्ट कीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोक साहित्य में लोक की अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति के 3 स्तर दिखलाई देते हैं। पहला है शरीर तोषणी, दूसरा है मनस तोषणी, तीसरा है मनोमोदनी। शरीर तोषणी अभिव्यक्ति में लोक की व्यवसाय प्रधान भावना को देखा जा सकता है। यह जीवन को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यथा भोजन, वस्त्र, आवास, निद्रा आदि के लिए मानस को प्रेरित करती है। मनोस्तोषणी अभिव्यक्ति का प्रयोजन मन को परितोष प्रदान करता है। ये शाश्वत सत्य है कि मन के 2 भाव मौलिक हैं, भय तथा आश्चर्य, तथा कुछ विद्वान और एक और भाव भी मानते हैं, रति। ये 3 भाव संपर्क जन्य हैं। प्रकृति की गोद में पलने वाले इन भाव को की ही प्रक्रिया स्वरूप शाश्वत मनोविकार उत्पन्न होते हैं। भय का आधार है अज्ञान और भय के निवारणार्थ ही अनुष्ठानों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वर्तमान लोक वाङ्मय में व्याप्त तोड़ना, टोटका, झाड़ फूक, नजर उतारना इत्यादि क्रियाएं इसी भाव की देन है। आश्चर्य का भाव मन की जिज्ञासा उत्पन्न करता है और जिज्ञासा का समन उत्साह अथवा वीर भाव के माध्यम से किया जाता है। तीसरी अभिव्यक्ति है मनोमोदनी है, जो प्रधानता मन को मुदित करती है। इसी भाव का परिणाम है रति, यह मन का मोदन करती है। इस प्रकार लोकमानस की अभिव्यक्ति में पोषण, तोषण और मोदन का भाव रहता है। इस संदर्भ में डॉक्टर सत्येंद्र लिखते हैं, आज का मानव समाज केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही भूत से संबद्ध नहीं, उनका आज का विश्व रूप भी भूत को वर्तमान किए हुए। मनुष्य का इतिहास उसके स्थापत्य तथा शिल्प तत्वों में ही नीत नहीं, जंगली मानवों से शिष्ट मानवों तक वे विद्यमान मौखिक अभिव्यक्तियों की परंपराओं में भी है। जहाँ इस परंपरा के प्रवाह को छोड़कर पूर्ण अहम चैतन्य से युक्त होकर कोई साहित्य निर्मित किया जाता है, वहीं लोक साहित्य में भिन्न कोटि का होता है। इस प्रकार लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत विशाल है।
समस्त आदिम जंगली अभिव्यक्तियों से लेकर विशिष्ट साहित्यिक और सीमा तक पहुँचने वाली समस्त अभिव्यक्ति लोक साहित्य के अंतर्गत है। लोक साहित्य में अहम चैतन्य का भाव इतना स्थूल रूप से भले ही दृष्टिगत न होता हो, फिर भी हम अध्ययन करने के पश्चात इन निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह अहम चैतन्य विशिष्ट मुनि मानस तथा बौद्धिकों में भली भांति विद्यमान है, फिर क्रमशः सामान्य शिष्ट नागरिक, तदुपरांत ऐसा ग्रामीण मानस जो नगर की सीमा को स्पर्श करता हो, ऐसा ग्रामीण जो जंगल की सीमा को स्पर्श करने वाला है, तथा पूर्ण अज्ञान व असभ्यता को जीने वाला जंगलवासी में क्रमशः अहम बोध होते हुए लोक का भाव शून्यवत हो जाता है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि लोक साहित्य का वर्गीकरण अपनी संपूर्ण व्यापकता के साथ परिभाषित नहीं हो सकता। स्थूल रूप से लोक साहित्य का वर्गीकरण उपयुक्त विधि से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, मुहावरे के व्यंजनात्मक व लक्षणात्मक अर्थ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यंजनात्मक एवं लक्षणात्मक। व्यंजन और लक्षणा मुहावरे की अर्थ सिद्धि है, जैसे गाल फुलाना का सामान्य आंगिक चेष्टा है, किंतु व्यंजना में इसका अर्थ निकलेगा नाराजगी से गाल फुलाना, और लक्ष्यार्थ होगा नाराज होना या अप्रसन्न होना। शब्द सृष्टि में मुहावरा विकास एवं बदलाव पसंद नहीं करता। जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना में हम मुर्दे के सीन पर लाश या शव रखें तो अर्थ प्रतीत प्रभावित होगी, तथा मुहावरे की शब्द सृष्टि आदिकाली होती है। क्वेश्चन नंबर 17, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ कहावत में अंतर बताइए। वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुहावरा एवं लोकोक्ति या कहावत में अंतर। पहला है लोकोक्ति कहावतें पूर्ण वाक्य होती हैं, मुहावरा वाक्यांश। दूसरा है लोकोक्ति पूर्ण इकाई होने के कारण परिवर्तनशील नहीं होती, जबकि मुहावरा वाक्य के अनुसार रूप बदलता है। तीसरा लोकोक्ति निजता में पूरी तरह स्वायत्त और स्वतंत्र है, किंतु मुहावरे का निजता होते हुए भी कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये प्रयोगाधीन है। चौथा है लोकोक्ति अपने आप में दृष्टांत है, किंतु मुहावरा नहीं। पांचवा है लोकोक्ति गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होती है, किंतु मुहावरा केवल गद्य का। छठा है लोकोक्ति का कथ्य संक्षिप्त होता है, जबकि मुहावरे का आकार विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोक नाटक जनता जनार्दन की अकृत्रिम शैली के रूप में यथार्थ मूलक प्रतिबिंब है, स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा। लोक नाटक जनता जनार्दन की अकृत्रिम जीवन शैली के रूप का यथार्थ अभिनय मूलक प्रतिबिंब है। यह अनौपचारिक अभिनय व्यक्त जीवन दर्शन है। लोक नाटक में लोक चेतना की अभिव्यक्ति व्यंजिल होती है। ये लोकमानस की अभिनय क्षमता का सहज प्रदर्शनीय रूप है, जिसके मध्यम के लिए किसी औपचारिक रंगमंच की अपेक्षा व आवश्यकता भी नहीं होती। विद्वानों ने लोक नाटकों को पंचम वेद की संज्ञा से अलंकृत किया। वह लोकानुरंजन का नितांत आकृति व आह्लादित रूप है, जिसकी व्याख्या के लिए किसी भी बीज, बिंदु, पताका, प्रहरी आदि की शास्त्रीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। ये आकृत्रिम सामूहिक अभिनय मूलक अनौपचारिक प्रस्तुतिकरण है। लोकनाट्य से तात्पर्य नाटक के उस रूप से है जिसका संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से परे है और परंपरा से अपने अपने क्षेत्र के जन समुदाय के मनोरंजन का साधन रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकनाट्य एक ऐसा मनोरंजनात्मक विधि है जो शिक्षित समाज की बौद्धिक चेतना अथवा उनके व्यक्तिगत विचारिक आग्रहों से आक्रांत नहीं है, तथा जिसमें अपनी क्षेत्रीय परंपराओं की विशेषताओं तथा आस्थाओं को नाटकीय ढंग से मंच पर प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता है। यह मंत्री प्रस्तुतिकरण भी नितांत अनौपचारिक है। लोकनाट्य पृथ्वी पुत्र की भावनाओं को समुचित अभिव्यक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जन्म संस्कार पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में यह सिद्धांत प्रचलित था कि जन्म के होते समय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, अतः पूर्ण विकसित आदि होने के कारण उनका संस्कार व परिमार्जन करना आवश्यक है। जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार है, अतः जब से बच्चा गर्भ में आता है उससे कुछ ही महीनों पश्चात से ही कोई न कोई अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। गर्भाधान के 9 महीने तक की संपूर्ण अवधि जन्म संस्कार के अंतर्गत आ जाती है। पुत्र जन्म परिवार का पुत्र दोनों के लिए ही एक विशेष संस्कार होता है। पुत्र जन्म परिवार तथा पुत्र दोनों के लिए ही एक विशेष संस्कार होता है।
परिवार के लिए ये संस्कार उनके जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाते हैं। विभिन्न जातियों तथा प्रदेशों में पुत्र के गर्भ में आने का जन्म तक वैसे तो कई संस्कार होते हैं, परंतु खड़ी बोली के क्षेत्र में जन्म से पूर्व अधिक संस्कार प्रचलित नहीं है। साध पूजना आदि 1-2 संस्कार ही ऐसे हैं जो जन्म से पूर्व होने वाले संस्कारों के अंतर्गत आती है। जन्म के पश्चात के लौकिक संस्कारों में छठी और दसूटन विशेष है। दसूटन प्राचीन पौराहित नामकरण संस्कार ही है। दूसरा है कर्णवेद। कर्णवेद संस्कार जन्म के पश्चात के हैं जो आयु के विशेष में मुहूर्त दिखा कर किए जाते हैं। दूसरा है शिक्षारंभ संस्कार। यह बालक की शिक्षा आरंभ करवाते समय होता था। गणेश पूजा, गुरु पूजा आदि मुख्यतः जो लोग भाषा में पट्टी पूजना कहलाता है। तीसरा है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत संस्कार को कहते हैं जो कभी कभी विद्यारंभ के अवसर पर या 12 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्र रूप से या फिर विवाह से पहले किया जाता है। अगला है विवाह। विवाह के पूर्व तथा बाद में होने वाले संस्कार कन्या पक्ष या वर पक्ष दोनों ही ओर अपनी भांति किए जाते हैं। इन संस्कारों में प्रदेशी भिन्नता के साथ साथ जातिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अगला है अन्येष्टि संस्कार। इससे हमारा तात्पर्य यहाँ केवल उसी गीत से है जो वृद्ध की मृत्यु के बाद स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। यह शोकगान है। क्वेश्चन नंबर 20। पुत्र जन्म से संबंधित किन तथ्यों को लोक साहित्य में सम्मिलित किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुत्र जन्म। मनुष्य में संतान के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। ये मानव संरक्षण का शास्त्रीय प्रयोजन है। बालक के जन्म के पूर्व 2 संस्कार होते हैं, गर्भाधान तथा पुंसवन। गर्भाधान सबसे पहला संस्कार है। इसके द्वारा माता पिता अच्छी संतति पाने की कामना करते हैं। इस संस्कार के आरंभ में वैदिक मंत्रों के द्वारा ध्वनि करके देवताओं का आह्वान किया जाता था और उनसे प्रार्थना की जाती थी वे माता के गर्भ में योग्य संतान धारण करा दें। इस संस्कार से माता पिता के मनोविकारों की शुद्धि होती थी। प्रधान रूप से यह इन्हीं दोनों का संस्कार होता था और उनके द्वारा माता के गर्भ में आने वाले शिशु का संस्कार भी होता था, पर यह अब प्रचलित नहीं है। इसके बाद पुंसवन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भ के शिशुओं को पुत्र रूप देने का है। गर्भाधान के 2-3 माह बाद संस्कार संपन्न किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन, जो पुंसवन के बाद माँ व बालक की कुशलता के लिए किया जाता है और इनमें माता पिता पुत्र पाने की अपना कामना प्रकट करते हैं। स्त्री को आभूषणों व वस्त्रों से सुसज्जित कर उसकी नारियल, सुपारी आदि पंचमेवों से व शुभ वस्तुओं से गोद भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21। लोक साहित्य में पुत्र जन्म से संबंधित गीतों में किस प्रकार के अभिप्राय मिलते हैं? स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है, देखिए। पुत्र जन्म से संबंधित गीतों में कुछ सामान्य अभिप्राय मिलते हैं जो इस प्रकार है। पहला है पुत्र जन्म की कामना और वंध्या स्त्री की मनोव्यथा, समाज में उनका उपेक्षित जीवन जिसकी चरम सीमा है, जीवन का अंत कर देने का विचार, पत्नी का आगमन। दूसरा है पुत्र जन्म से पहले की सुखद कल्पनाएं, ननद भावज का परस्पर होड़ बंध लेना। तीसरा है पुत्र जन्म संबंधी गीतों में ननद, सास और दाई से बहू का विरोध। चौथा है नेक के संबंध में ननद, सास और दाई के द्वारा बहू का विरोध। पांचवा है पति को बुलवाकर प्रसव की पीड़ा को काटने के लिए पत्नी की प्रार्थना। छठा है पुत्र जन्म संबंधी गीतों में राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, कौशल्या तथा नंद यशोदा की प्रधानता। सातवां है पुत्री के जन्म पर उपेक्षा की भावना और जच्चा को कष्ट देना। आठवां है कुल मर्यादा, स्वाभिमान और निष्ठा से संबंधित लोकगीत। इन गीतों में पुत्र कामना की अभिव्यक्ति देवी देवताओं से की जाती है। राम, सूर्य, गंगा आदि देवी आदि प्रार्थना के लिए इष्ट माने गए। क्वेश्चन नंबर 22। पुत्र जन्म से संबंधित विभिन्न संस्कार बताइए। इंपॉर्टेंट है, देखिए। मुंडन, यह बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में होता है। जन्म के बाद पहली बार बालक के बाल किसी मंदिर के पास, किसी नदी के पास अथवा किसी सिद्ध स्थान पर बहुत धूमधाम से कटवाए जाते हैं। मुंडन कुंवर की गोद में होता है। मुंडन के समय लड़की की बुआ आटे की लोई लेकर बैठ जाती है और जैसे झालर गिरती है वैसे वह उसको आटे में गूंथती जाती है। इसमें बालक के माता पिता रुपया मोहर रख देते हैं। ये नेक बुआ को ही मिलता है। बाल उतरवाने के लिए तो भिन्न भिन्न स्थानों की मनौती भी मानते हैं। उदाहरण के लिए शाकांबरी देवी के मंदिर पर, बाला सुंदरी गढ़ की गंगा पर, हरिद्वार में, भोपाल के निकट सलकनपुर के देवी मंदिर पर। मुंडन के अवसर पर गाए जाने वाले गीत अवसर विशेष के होते हैं तथा कभी कभी पुत्र जन्म संबंधी गाते हैं।
कंछेदन, मुंडन के बाद कंछेदन संस्कार होता है। लड़कियों के कान तो साधारणतः छिद जाते हैं और कोई विशेष आयोजन नहीं किया जाता, पर लड़कों का तो कंछेदन संस्कार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगला है जनेऊ। जनेऊ शब्द यज्ञोपवीत का ही अपभ्रंश है। जब बालक 12 वर्ष का होता है तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यह विवाह के समान ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल में इसके बाद से ही विद्यारंभ होता है, पर अब यह प्रथा भी कुछ ब्राह्मण परिवारों में ही प्रचलित रह गई है। जनेऊ में 3 तार होते हैं जिनका आशय मानते हैं कि ये निम्न वस्तुओं के द्योतक है। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। दूसरा है ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने का संकल्प। तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों ही वर्णों के लोग यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं। जनेऊ को बहुत पवित्र मानते हैं लोग। विश्वास है कि इनमें विष्णु जी का वास होता है। इसी से शौच जाते समय दाहिने कान में लपेटने की प्रथा है। आधुनिक समाज में कुछ तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण और कुछ महत्व की कमी के कारण इस संस्कार को अलग से पूर्ण महत्व न देकर केवल विवाह के पहले ही किया जाने लगा है। इस प्रकार समय, श्रम व अर्थ की सुविधा व बचत रहती है और इस अवसर पर गाए जाने वाले गीत अलग नहीं होते। इसमें ब्याही व बनने आदि गीत ही गा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विवाह संस्कार का महत्व बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विवाह संस्कार। जन्म आदि संस्कारों के पश्चात सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार विवाह ही होता है। यह आशावाद और उल्लास का सुखद अवसर माना जाता है। इसमें जीवन के नवीन तथा महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करते समय की जाने वाली मंगल कामनाएं व मंगल कार्य सम्मिलित रहते हैं। इस अवसर पर परिवार के सभी निकट व दूर के संबंधी एकत्रित होते हैं। विवाह के अवसर पर विशेष रूप से स्त्रियों के मन में विशेष उल्लास रहता है। उनका प्रमाण हमें उनके समय समय पर गाए जाने वाली मांगलिक गीतों में मिलता है जो उन्हीं के द्वारा बनाए व गाए जाते हैं। संपूर्ण विवाह में शास्त्रीय संस्कार तो केवल पाणिग्रहण संस्कार ही है, जिसे निश्चित मुहूर्त में विद्वान पंडित ही वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न कराता है। अन्य तो लौकिक, सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व की प्रथाएं ही हैं। इनमें से अधिकांश का संबंध नारी जगत से है, पर कुछ का पुरुषों से भी है। इनमें हम दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं। कन्या पक्ष के यहाँ संपन्न होने वाली प्रथाएं तथा वर पक्ष के यहाँ होने वाली लोकाचार संबंधी प्रथाएं। हर पक्ष में भावनाओं की भिन्नता होने के कारण रीति रिवाजों में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। कुछ सामाजिक और लोकाचार संबंधी प्रथाएं तो विवाह निश्चित होने के दिन से ही आरंभ हो जाती है। इनमें सबसे पूर्व रोपाना अथवा रोकना नामक प्रथा है। रोपना एवं बीजारोपण का अर्थ लगाया जाता है। रोकना अर्थात लड़के तथा लड़की को एक दूसरे के लिए प्रतीक्षा करने के लिए रोक देना के अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। इस अवसर पर वर पक्ष की कुछ स्त्रियां और पुरुष कन्या को देखने जाते हैं तथा कन्या को आभूषण, जोड़ा, कुछ फल, खिलौने, मेवा, मिठाई, चूड़ी, बिंदी आदि श्रृंगार की वस्तुओं से उनकी गोद भरते हैं और फिर कन्या पक्ष वाले वर को यथा सामर्थ्य धनराशि, मिठाई तथा फल आदि भेंट करते हैं। इस प्रकार रोकन प्रथा होती है। तत्पश्चात कुछ समय के बाद सुविधा अनुसार सगाई या वागदान संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 24, चंदना किस प्रकार का गीत है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चंदना यह बहुत प्राचीन गीत है। चंदना पुनः नायिका है। चंदा अपने पीहर में है। वहाँ पर उसका प्रेम किसी सुनार से हो जाता है। माँ उसे हर तरह से समझाती है कि वह उससे संबंध न रखे। चरखा काट कर मन बहलाने का सुझाव देती है, पर चंदना कहती है मुझसे चरखा नहीं काटा जाता। काटने से देह में पीड़ा होती है, उंगली और कमर में दर्द होता है। हर तरह से तंग आकर माँ ससुराल में समाचार भिजवा कर उसके पति को बुलवाती है। उसका पति ससुराल में ले जाने के लिए आता है और पहले चंदना को कुछ नहीं कहता। रात को खाना खाकर सो जाता है। बहाना बनाता है कि वास्तव में जागता रहता है। पति को सोता हुआ देखकर उसकी स्त्री सुनार के यहाँ उससे विदाई लेने जाती है। पति चुपचाप उठकर उसका पीछा करता है। तब सब कुछ अपनी आंखों से देखकर स्थिति की गंभीरता को समझता है, पर जानबूझकर या भेद किसी से स्पष्ट नहीं करता और अगले दिन उसको विदा कराकर ले जाता है। मार्ग में वह उससे बदला लेता है और उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार अनियमित संबंधों का परिणाम भयंकर होना स्वाभाविक है। यही चंदना को देखना पड़ा। यह नारी जाति का कलंक है। इसको लोग समाज में सत्य घटना समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रावली व निरादरी पर टिप्पणी। चंद्रावली यह ऐतिहासिक कथा है। जनश्रुति बतलाती है कि चंद्रावली मेरठ के ही किसी गांव की थी। वह गीत के कथानुसार किसी कामुक युवक के चंगुल में फंस गई
और अनेक उपाय करने पर भी वो छूट न सकी। अंत में वह अपने सतीत्व की रक्षा के हेतु तथा दोनों कुलों की लाज रखने के लिए आग लगाकर आत्महत्या कर लेती है। यह बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है। इसमें मुगल कालीन अत्याचारों का ज्ञान होता है तथा स्त्री के चरित्र की महत्ता का परिचय मिलता है। इससे उस युग की स्त्रियों के मनोबल तथा उनकी चारित्रिक व आत्मिक बल का उदाहरण मिलता है। बी नंबर है निहालदे। यह भी सावन का बहुत प्रसिद्ध गीत है। निहालदे एक बहुत सुंदर लड़की है। माँ के अधिक मना करने पर भी बाग में अपनी सहेलियों के साथ झूलने चली जाती है। बाग में उसे मुगलों ने घेर लिया। सब सहेलियां तो भाग गई पर मुगलों ने निहालदे को पकड़ लिया क्योंकि वही सबसे सुंदर थी। सखियों ने सब समाचार जाकर घर पर कह दिया। भाई बहन को छुड़ाने आया और मुगल के द्वार पर पहुंचकर उसे मारकर बहन को छुड़ा लाया। क्वेश्चन नंबर 26 जहाँ जुग्गा पीर पर टिप्पणी लिखी। जहाँ जुग्गा पीर आत्म की अनश्वरता में विश्वास उत्पन्न कराने वाला यह गीत लोक मर्यादा की रक्षा के लिए किए जाने वाले बलिदान की कथा है। रानी बाछल को यही मालूम है कि उनका पुत्र जाहर काल का ग्रास हो चुका है, परंतु अपनी प्रियतमा सीरियल से अभिसार के लिए वह नित्य जाया करता था, इसलिए उसने अपने को कभी विधवा नहीं माना। किंतु सावनी तीज को झूले पर बैठी सीरियल का शीश पट जब चंचल समीर ने उड़ाकर एक ओर कर दिया तो वह सिंदूरी मांग तुरंत लोक चर्चा का कारण बन गई। इस पर सास बाछल को लज्जा हुई और संदेह हुआ तथा इसी कारण आदेश भी हुआ। वह बहू पर अविश्वास कर उस पर लांछन लगाती है, पर बहू विश्वास दिलाने का यत्न करती है और कहती है, तेरे तो लेखे सासू मर जो गया जी, चला जो गया जी, मेरे वो लिख उठ आए दिया। अंत में बहू सास को प्रमाणित करने हेतु गुग्गा को दिखाती है पर वह धरती में समा जाता है। वह अपने कहने के अनुसार क्योंकि उसने इस मिलन भेद को गुप्त रखने को कहा था। जहाँ ऐतिहासिक पुरुष थे वह इस घटना युग विश्वास का रंग हो सकते हैं। इस गीत में लौकिकता और अलौकिकता का अद्भुत मेल है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक छोटी बड़ी कथाएं सावन के गीतों के रूप में लोक समाज में प्रचलित हैं, जिसमें ढोला मारू, हंसा गाँव, बंजारा, हंसी, धोबी बेटी, लच्छी बखन, मनरा, हंसा मोरनी आदि। इसमें कुछ लौकिक तथा अन्य काल्पनिक तत्व प्रधान। काल्पनिक कहने से कथा का महत्व कम नहीं होता क्योंकि कथा में जीवन न सही पर जीवन की अनेक रूपता तो विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 27 लोक जीवन कर्मण्यता का साकार रूप है, स्पष्ट कीजिए। श्रम गीत। लोक जीवन कर्मण्यता का साकार रूप है। यहाँ स्त्री पुरुष सभी का जीवन श्रमरत रहता है। अकर्मण्यता का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं। इसी से वास्तव में यह कर्म क्षेत्र है। श्रमरत वातावरण में श्रमपूर्ण व्यस्त जीवन बिताते हुए ही श्रम गीतों का जन्म अनायास ही जाता है। कार्य करने के फलस्वरूप जो मन व शरीर बोझिल हो जाता है, उसी की दुर्बलता को कम करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वे कार्यकर्ताओं में आप स्फूर्ति का संचार करते हैं। इसके द्वारा मन की अतिरिक्त आकांक्षाओं और वेदनाओं का आभास मिलता है। इनका मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। किसी कार्य की पूर्णता का उसमें पूरी एकाग्रता के कारण अधिक अनुभव होता है, पर किसी दूसरी तरह ध्यानबद्ध बांट दिया जाए तो उसकी एकाग्रता कम होने से वह कम कष्टदायक रह जाती है। इन श्रम गीतों का महत्व उनकी समयोपयोगिता के कारण ही होती है। प्रत्येक नीरस और कठिन कार्य को सरल और सरल बनाने का यत्न अवश्य किया जाता है और श्रम परिहार में गीत सर्वाधिक सहायक होते हैं। मनुष्य के हाथ और मस्तिष्क का अद्भुत मेल है। जहाँ श्रम की ओर बढ़े कि मस्तिष्क ने हृदय से सहयोग कर भाव को बारी दी और इसके परिणाम स्वरूप हृदय के स्पंदनों की ताल पर हाथ चलने लगते हैं। गीत और श्रम के इस संबंध को नृत्य और गाने के रूप में अनुभव किया जा सकता है। श्रम की प्रत्येक क्रिया के साथ गीत जुड़े हैं क्योंकि श्रम की नीरसता एवं कठोरता का निवारण उनके द्वारा ही संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 29 स्त्री वर्ग के श्रम गीत बताइए। स्त्री वर्ग के श्रम गीत। स्त्री वर्ग के मुख्य क्रियाकलाप जो लोक जीवन में प्रचलित है, चक्की पीसना, चरखा काटना, ओखली कूटना, खेती करना, पानी भरना आदि। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का बड़े विषय मुख्यतः उनकी सामाजिक, पारिवारिक और दैनिक समस्याएं होती हैं। भारत के हर प्रांत में लगभग एक समान ही नारी समाज की समस्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह, बंध्या का दुख तथा विवाहित जीवन में पति के अत्याचार। इन गीतों के श्रम के साथ साथ अपने दुखों को व्यक्त करके वह कुछ अंशों में अपने मन के बोझिलपन को कम कर देती हैं। इन गीतों के जीवन में दुर्बल पक्ष तथा सुख से अधिक
सुख से अधिक दुख ही का अधिक उल्लेख मिलता है। इसमें करुण रस की प्रधानता रहती है। इनका दुख किसी से स्पष्ट रूप से कह देने से उनकी वेदना को बाढ़ मिल जाती है, हृदय हल्का हो जाता है। नारी के विशेष क्रियाकलाप घर में ही केंद्रित है तथा उसी से संबंधित है। इसी से स्त्रियों के श्रम गीतों में अधिकतर गीत उनके क्रियाकलापों के ही अधिक निकट है। मुख्यतः चक्की पीसना, पानी भरना, खेतों में काम करना आदि। लोकजीवन में स्त्रियों में चक्की का विशेष महत्व है। चक्की जीवन के कर्मचक्र प्रवर्तक का प्रतीक है। उनके दैनिक कार्य का आरंभ प्रातः इसी से होता है। चक्की व्यवहारिक उपयोगिता भी है। स्त्रियों के लिए विशेष स्वास्थ्यप्रद उनके घरेलू जीवन से संबंधित होता है और मुख्यतः उसमें सामाजिक समस्याएं ही रहती हैं। वह आपस में एक दूसरे से सुख दुख कहकर सुनकर जीवन की विषम गुत्थियों को सुलझा लेती हैं तथा अपने मन में कुंठा को स्थान देती है। चक्की पीसना विचार विनिमय तथा सुख दुख बांट लेने की प्रथा का उचित माध्यम व समय था। चक्की के गीतों में हमें नरक भावज शर्त करती हुई बदना बढ़ती हुई मिलती है। इस प्रकार के गीतों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। यह मनरंजना का गीत किसी न किसी रूप में हर उपभाषा लोक भाषा में उपलब्ध है। चक्की के गीतों में सास के शाश्वत कटु व्यवहारों का भी उल्लेख किया जाता है। यह तभी होता है जबकि देवरानी जेठानी एक दुखी संभागी हो, दोनों ही सताई हुई हो और एक दूसरे के मनोभाव को भली प्रकार समझती हो, अतः तब वह अपना सर्वतोमुखी असंतोष प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 29, तार वाद्य पर टिप्पणी लिखिए। जो सार तारों के माध्यम से संगीत को उत्पन्न करते हैं उनको तार वाद्य कहते हैं। इन वाद्यों में पीतल और लोहे के तार काम में लाए जाते हैं। जानवरों की सूखी आंतों और घोड़ों के पूंछ की बालों का भी प्रयोग होता है। तार वाद्यों में तार के लंबेपन या छोटेपन तथा ढीला करने के स्वरों का उद्भव होता है, जबकि फूंक वाद्य में फूंक देने तथा फूंक के अनुसार छेद की दूरी और नजदीकी से स्वरों की उत्पत्ति होती है। फूंक को जितना लंबा जाना पड़ेगा स्वर नीचा जाएगा और फूंक जितनी छोटी होगी स्वर उतना ही ऊंचा होगा। तार की जगह यहाँ फूंक आ जाती है, किंतु लंबाई छोटाई का वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 30, तंबूरा पर टिप्पणी की। तंबूरा, इसको ईशान भी कहते हैं, कहीं कहीं यह चौतारा भी कहलाता है। इनमें 4 तार होते हैं। इनकी शक्ल सितारा या तार मुड़ने से मिलती जुलती है। इनकी कुंडी तुंबे की नहीं होती, यह सारी लकड़ी की बनी होती है। इसे बजाने वाला दाहिने हाथ से बजाता है और बाएं हाथ से इसे पकड़े रहता है। यह एक उंगली से बजता रहता है। यह क्रिया तानपूरे के समान होती है। इसके साथ करताल, मंजीरे, चिमटा आदि वाद्य बजते हैं। निर्गुण पंथी जोगी लोग इस पर भजन गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इकतारा पर टिप्पणी की। इकतारा, यह आदि वाद्य है। इसका संबंध नारद जी से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इकतारा तंबूरे का पूर्व रूप है। इसका प्रयोग मुख्यतः भजन एवं वाणियों के गाने में होता है। इकतारे के साथ अधिकतर मंजीरे व करतालों को रखा जाता है। गोसाई, नागपंथी, साई, जोगी आदि इसका अधिक प्रयोग करते हैं। यह सस्ता वाद्य है। एक छोटे गोल तुंबे को लेकर इसमें बांस फंसा दिया जाता है। थोड़ा सा हिस्सा काटकर बकरे की खाल से मढ़ देते हैं। बांस के नीचे एक तार बांध दिया जाता है, उस तार को खूंटी से कस देते हैं। कोई कोई लोग इसमें दो तीन तार भी बांध देते हैं। तार की पहली तार की उंगली से ऊपर नीचे जोड़ करते हुए इसे बजाते हैं। बांस या नीचे का भाग भारी और ऊपर का हल्का होता है। इकतारा एक हाथ से में ही पकड़कर बजाया जाता है, दूसरे हाथ में करताल रखते हैं। प्राय देखा जाता है कि तार वाद्यों को 2 प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। एक तो गज के द्वारा संचालित होते हैं तथा दूसरे उंगली, बिजराग आदि अन्य किसी वस्तु के आद्यात से स्वरों में झंकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विभिन्न प्रकार के खाल वाद्यों पर टिप्पणी कीजिए। खाल वाद्य, जिन वाद्यों में खाल का प्रयोग होता है उसे खाल वाद्य नाम दिया गया है। नगाड़ा, यह वाद्य एक को मढ़ा हुआ होता है और इसमें भैंस का चमड़ा काम में लिया जाता है। नगाड़ा लकड़ी की चोट से बजाया जाता है। इसके बोल भी निश्चित नहीं हुए हैं। यह गतिपूर्ण ढंग से लय की अनुभूति देते हैं। यह नौबत की ही तरह का होता है। उसके साथ इसी की सटी की नगाड़ी होती है जिसका उसके साथ जोड़ होता है। नगाड़ी और मादा और नगाड़े को नर कहते हैं। यह दोनों ही प्राय साथ बजते हैं। नगाड़े में हर प्रकार के ठेके बजते हैं। यह बहुत ही सुंदर लगता है। नौटंकी, रामलीला आदि में यहाँ बजाए जाते हैं या बड़े बड़े मंदिरों में बजता है। नगाड़ी छोटे पाड़े या बकरे की खाल की मड़ी होती है। नौबत, नगाड़ा और नगाड़ी तीनों एक ही शक्ल पर है, पर छोटे बड़े के विचार से इनका नाम अलग अलग है। नगाड़े के साथ शहनाई भी बजती है। नगाड़ा एक विशेष जाति बजाती है तथा कोई इसे बजाने के लिए प्रसिद्ध भी होता है। क्वेश्चन नंबर 33,
ढोल पर टिप्पणी लिखिए। ढोल यह साज अधिकतर नाच के साथ या स्वतंत्र रूप से बजाया जाता है। यह अनेक प्रकार के होते हैं, इनकी ध्वनि भी दूर तक जाती है। घोष भी बहुत देर तक और गहरा गूंजता रहता है, इसीलिए इसे सामूहिक नृत्यों में और शादी विवाह में उपयोग किया जाता है। ढोल का सामाजिक जीवन से बहुत संबंध है, विशेष अवसरों पर इसके ढोल का अत्यंत आनंद उठाया जाता है। ढोल का चमड़ा बकरी या बकरे का होता है। ढोल को कभी एक हाथ या लकड़ी और कभी कभी दोनों ओर लकड़ियों से बजाया जाता है। सूत या सन की रस्सी से इसे कसा जाता है। इसकी आवाज़ गंभीर हो जाती है। एक मांगलिक वाद्य है, बहुत स्थानों में हर त्योहार में घर में बजता है। इसके लिए ऊंच नीच का प्रश्न नहीं, शादी में भी अक्सर बजता है। इसको मृत्यु संस्कार के समय भी शोक समाप्त करने के लिए बजाते हैं, बारात को विदा करने के लिए बजाते हैं। शुभ अवसरों पर इसका प्रथम बार उपयोग करने के समय पूजन होता है। मौली कलावा बांधते समय और स्वस्ति चिन्ह बनाते हैं, इस समय नृत्य भी करते हैं। इनके दोनों साथ साथ बजाते हैं और होली आदि के अवसर पर होने वाले नृत्यों में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 34, नौबत पर लेख लिखिए। नौबत शहनाई के साथ बजने वाले दो छोटे नगाड़े होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा नर और छोटा मादा होता है। इन दोनों को दो लड़कियों से बजाया जाता है। इसके बोल भी बहुत विकसित हैं। इसमें तालों को बजाने का विधान है। शहनाई के साथ नौबत का भी खूब विकास हुआ। इन नगाड़ों को भैंस के चमड़े से गढ़ा जाता है। पूरे भैंस की खाल प्रायः देखा जाता है कि तार वाद्यों को दो प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। एक तो गज के द्वारा संचालित होते हैं तथा दूसरे उंगली, मिजराब आदि अन्य किसी वस्तु के आद्याक्ष से स्वरों को झंकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विभिन्न प्रकार के खाल वाद्यों पर टिप्पणी कीजिए। खाल बातें, जिन वाद्यों में खाल का प्रयोग होता है उसे खाल वाद्य, ये वाला क्वेश्चन लगता है हो गया। 34 के बाद फिर से ये वाला आ गया है। चलिए देखिए 35 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, चंग पर लेख लिखिए। होली के अवसर पर गाने वाली टोली के पास एक गोलाकार एक ओर से मढ़ा हुआ वाद्य रहता है, इसे चंग कहते हैं। यह एक और बकरे की खाल से मढ़ा होता है। इसको मढ़ने में रस्सी आदि कोई वस्तु काम में नहीं ली जाती, जो कि आटे की लेही बनाकर घेरे में लगा देते हैं और उसके ऊपर खाल चिपका देते हैं, फिर उसे छाया में सुखाकर काम में लाते हैं। इसको कंधे पर रखकर बजाते हैं। इसको दाहिने हाथ से पकड़कर उसी से चिमटी मारते हैं और नगाड़ी का काम करती है और बाएं हाथ से सजाते हैं। होली के दिनों में प्रायः हर एक जाति के लोग इसे बजाते हैं। इस पर धमाले और चलत के गीत गाते हैं। इसको ढप भी कहते हैं। चमार होली के दिनों में इसका प्रयोग करते हैं। चंग की सबसे प्रिय ताल कहरवा है। कहरवे के सुंदर और गतिमान बोल चंग को अत्यंत मधुर और आकर्षक बना देते हैं। चंग को बाएं हाथ में उठाकर हथेली पर जमा लिया जाता है। बाएं हाथ की उंगली में लकड़ी की एक चीप रहती है और दाहिने हाथ से उस पर बोल निकाले जाते हैं। चंग पर भेड़ का चमड़ा भी काम में लाया जाता है। डफ उत्तर प्रदेश में चलने वाली चंग का ही एक रूप है। इसको आधी ढोलक कह सकते हैं। इसका घेरा ढोलक से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, आईने अकबरी में रास पर टिप्पणी कीजिए। आईने अकबरी में उल्लिखित कीर्तनियों का वर्तमान रूप रास में देखने को मिलता है, जो नृत्य गीत प्रधान नाटक रूप है। सम्राट अकबर के काल में हास्य प्रधान नाटक ही मार्च है। इन्हें संस्कृत रूपक भाड़ का एक भेद मान सकते हैं। संगीत प्रधान कथाबद्ध नाट्य रूपों के अंतर्गत नौटंकी, भगत, मास आदि की गणना की जा सकती है। नाट्य वार्ता प्रधान में सामान्य संवाद के साथ साथ यदा कदा संगीत का उपयोग होता है। डॉक्टर महेंद्र भानावत ने राजस्थानी लोक नाटकों का अध्ययन करते हुए वर्गीकरण के निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किए हैं। पहला है बोली अथवा भाषा, दूसरा है भौगोलिक स्थिति, तीसरा है रंगमंच, चौथा है नाट्य तत्व, पांचवा है पर्यायोत्सव, छठा है उद्देश्य, सातवां है रंगशैली, आठवां है शिल्प प्रक्रिया, नौवां है अन्य आधार। इसी श्रृंखला में उन्होंने रंगमंच, नाट्य तत्व तथा उद्देश्यों की दृष्टि से वर्गीकरण करते हुए लिखा है। रंगमंच के अनुसार जिन नाट्यों के लिए जिस प्रकार का मंच उपयोग में लाया जाता है उसके अनुसार सर्वादिशीय लोकनाट्य, त्रिदिशीय लोकनाट्य, मंडपीय लोकनाट्य, अष्टांगी लोकनाट्य, तिवारी लोकनाट्य, अमंची लोकनाट्य आदि प्रमुख है। नाट्य तत्वों के आधार पर नृत्य प्रधान, गीत प्रधान, अभिनय प्रधान, वेशभूषा प्रधान तथा काव्य प्रधान लोकनाट्य कहे जा सकते हैं। उद्देश्य के अनुसार लोकनाट्यों का वर्गीकरण इस प्रकार होगा। पहला है आदिवासियों के लोकनाट्य, दूसरा सामुदायिक लोकनाट्य, तीसरा है व्यावसायिक लोकनाट्य, आदिवासियों के लोकनाट्यों में डॉक्टर भागवत का तात्पर्य संभवतः पर्वतीय तथा आदिवासी
वनवासी आदिवासी से हो सकता है। सामुदायिक लोक नाटकों से उनका प्रयोजन सामाजिक आनंद व उल्लास पर आयोजित नाटकों से तथा व्यवसायिक लोक नाट्य तो व्यवसाय प्रधान हो सकते हैं, लेकिन इस वर्गीकरण को पूर्णतः सटीक नहीं कहा जा सकता। मेरी दृष्टि में लोक नाटकों के वर्गीकरण का एक आधार यह भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, मुहावरे में लोकोक्तियों को परिभाषित कीजिए। वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। लोकोक्ति, लोकोक्तियाँ लोक अनुभव से बनती हैं। किसी समाज ने जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है उसे एक वाक्य में बांध दिया है, ऐसे वाक्यों को ही लोकोक्ति कहते हैं। इसे कहावत, जनश्रुति आदि भी कहते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लोकोक्ति। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।